सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत माटी वाली विद्यासागर नौटियाल इस कहानी का अध्ययन करेंगे। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 में हुआ था, 33 में हुआ था। विद्यासागर नौटियाल जो हैं उनका जन्म माली देवल गांव, माली देवल टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। आपने कहानी संग्रह लिखे हैं। आपके कहानी संग्रह में टिहरी से संबंधित आपका कहानी संग्रह है। एक सूची 2। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास में उलझे रिश्ते, भीम अकेली आदि। आपका एक आत्मकथन भी है जिसका नाम है मौन गाता जाएगा। मौन गाता जाएगा। आपकी मृत्यु 2012 में हुई। यह है विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय। अब हम माटी वाली कहानी के बारे में जान लेते हैं। माटी वाली कहानी ये विस्थापन की समस्या को हमारे सामने रखती है। नंबर 1। नंबर 2, गरीब और मजदूर की विस्थापन से उत्पन्न मानविक संवेदना का सुंदर चित्रण इस कहानी में हुआ है, माटी वाली में हुआ है। ये जो माटी वाली जो कहानी है, जब 2006 में टिहरी बांध पूरा बन गया था। टिहरी बांध में 2 नदियां, भागीरथी और भिलंगना। ये 2 नदियों का पानी इस टिहरी बांध में छोड़ा गया है। इस टिहरी बांध की कहानी में विस्थापन की समस्या को हमारे सामने रखते हुए एक हरिजन महिला जो कि बांध बनने से पूर्व की बात है, जो कि टिहरी बांध से मिट्टी लाने का काम करती है और उसकी जो रहने की झोपड़ी उसके आसपास ही है और वह वहां से किसी अन्य गांव में, पास के ही गांव में, छोटे से गांव में वो मिट्टी बेचने का कार्य करती है। उस हरिजन महिला के डिब्बे को, कनस्तर को सभी पहचानते थे। उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता था और वह एकमात्र महिला थी जो उस गांव में मिट्टी बेचती थी और उस गांव में सैमल के मोहल्ले में वो मिट्टी बेचने का काम करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अर्थात उस गांव में मिट्टी बेचने वाला दूसरा कोई नहीं था। वो एकमात्र महिला थी। इस कारण से उस गांव के सभी लोग उस महिला को अच्छी तरह से जानते थे। जब ये मिट्टी लेकर
उस गांव में पहुंचती है ये महिला। जब वो हरिजन महिला मिट्टी लेकर उस सैमल के मोहल्ले में, उसके आसपास के गांव के आसपास के मोहल्ले में जब पहुंचती हैं तो वो डिब्बे को, मिट्टी के डिब्बे को नीचे उतारती है और जो है नीचे उतारती है, आवाज लगाती है, मिट्टी ले लो, आवाज लगाती है। तो सामने के घर से एक लड़की आई जिसका नाम था कामिनी, वो कामिनी कहती है कि मेरी माँ ने आपको बुलाया और वो हरिजन महिला उस घर पर जाकर मिट्टी उड़ेल देती है, खाली कर देती है। वो महिला उसको 2 रोटी देती है। एक रोटी जो है वो अपनी इडानी में कपड़े से बना हुआ होता है, उसमें छिपा देती है और एक रोटी झूठ मूठ का दिखावा करके वो खाती है। जब वो मालकिन चाय लेने के लिए अंदर जाती है और मालकिन कहती है उसे कि तू सही समय पर आई है, तू बड़ी भाग्यशाली है, चाय बन रही है। तो वो मालकिन जो है चाय लेने अंदर जाती है, वो कहती है कि मैं चाय के साथ ही रोटी खा लूंगी। इस तरह से एक रोटी इडानी में छिपाती है और एक रोटी जो है वो चाय के साथ खा लेती है। जो इडानी में छिपाती है इसके लिए वो झूठ मूठ का मुंह चलाती है कि भाई वो भी मैंने खा लिया, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो इडानी में छिपा देती है। अब वो मालकिन जो है पीतल के गिलास, वो मालकिन जो है पीतल के गिलास में उस हरिजन महिला के लिए चाय लाती है। तब वो हरिजन महिला कहती है कि आपके पास अभी भी पुराने बर्तन हैं। तो वो मालकिन कहती है कि पूर्वजों की गाड़ी कमाई है, इसको हराम के भाव बेचने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये लोग हराम के भाव से ले जाते हैं और महंगे दामों में बेच देते हैं। आज पीतल के भाव पूछो कितने महंगे हैं। इस तरह से उस बात का जिक्र भी चलता है। फिर दूसरी बात इसमें चलती है, जब वो खाना खाने की बात होती है तब वो झूठ मुंह का मुंह चलाती है। तो एक बात और चलती है कि भूख मीठी की भोजन में, लेकिन वास्तव में भूख जब मीठी होती है तो हम भूखी सूखी रोटी भी खा लेते हैं। भोजन कभी मीठा नहीं होता है जब वो चाय को सब्जी की तरह मानती है। ये चाय तो सब्जी होती है, हम गरीबों की क्या है, हमारे लिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। यही नहीं, फिर वो हरिजन महिला कहती हैं कि मालकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ये टिहरी कस्बा जो है हमको माँ से हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं भी जाकर रह लेंगे। फिर जो है हरिजन महिला वहाँ से निकलती है और एक सामने वाले के घर में जाती है। सामने वाले घर से भी उसको आवाज़ आती है, वहाँ से उसको 2 रोटियाँ मिलती हैं, और उसे कहा जाता है कि अगले दिन यानी कल हमारे घर पर की मिट्टी लेना।
क्योंकि उस मिट्टी से ही उस समय लोग बर्तन साफ करते थे। घर में लिपाई पोताई का काम भी इस मिट्टी से होता था, लिपाई पोताई का काम भी मिट्टी से होता था। और उस एरिया में एकमात्र वही महिला थी जो लाल मिट्टी लाने का काम करती थी। और जब उसको दो रोटियां वहां से मिल जाती हैं दूसरे घर से, जब उस हरिजन महिला को दो रोटियां वहां से मिल जाती हैं और एक रोटी वो इडानी में छिपा लेती, 2 + 1 कुल कितनी रोटियां हुई। अब वो हिसाब लगाती हुई अपने घर की ओर जाती है, वह अपने घर की ओर जाती है और कहती हैं कि आज मैं मेरे बूढ़े पति को डेढ़ रोटी दूंगा, लेकिन वो एक ही रोटी खा पाए। यही नहीं, आज मैं मेरे बूढ़े पति को प्याज तल के भी दूंगी, प्याज कूट कर या तल कर भी दूंगी और बूढ़ा खुश हो जाएगा। देखिए, गरीबी के अभाव में वो रोटियों का भी हिसाब किताब लगाती है। इस तरह से वो हरिजन महिला जब घर पहुंचती हैं और देखती हैं कि उसका बूढ़ा पति जो हमेशा जो ही हरिजन महिला घर जाती हैं उसकी तरफ देखता है, लेकिन आज उसने उसकी तरफ नहीं देखा, उसके पैरों की आहट सुनकर उसकी तरफ नहीं देखा। तो वो हरिजन महिला अपने पति के पास जाती हैं और देखती हैं कि उसका पति जो है मर चुका, यानी कि उसका पति गरीबी के अभाव में, भूख के अभाव में वो अपना दम तोड़ देता और उसी दरमियान वह अपने घर के बाहर बैठकर रोती हैं। जितने में तियरी बांध के पुनर्वास अधिकारी वहां आते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि तुम कल तहसील से अपने जमीन के कागज दिया, जो भी होगा हम तुम्हारे लिए सुविधा दे देंगे या कि जमीन और दे देंगे, कोई कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि साहब जमीन को मेरी नहीं माता खाना। तो उस अधिकारी ने कहा क्या ये माता खान आपके नाम की छड़ी हुई है? तो उसने कहा कि माता खान मेरे नाम की नहीं है, क्योंकि ये माता खान मिट्टी की खान जो है वहाँ की किसी ठाकुर की थी, जहाँ वो महिला काम करती थी और उसके बदले में हरिजन महिला को ठाकुर के यहाँ भी काम करना पड़ता था बगैर मजदूरी। लेकिन वो माता खान भी उसके नाम की नाम नहीं है। तो फिर बुढ़िया ने कहा साहब मेरी रोजी रोटी का सवाल है। तो पुनर्वास अधिकारी ने कहा कि हमें रोजी रोटी से मतलब नहीं है, हमें तो जमीन के कागज चाहिए। इस तरह से वो अधिकारी भी वहां से चला जाता है और धीरे धीरे 2 सुरंगों का पानी उस तियरी बांध में आ जाता है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं और वो महिला जो है अपनी झोपड़ी के बाहर रो रही हैं कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति के मकान में पहले से ही सुख सुविधाओं का अभाव होता है। गरीब व्यक्ति का मकान स्वयं का नहीं होता है। गरीब व्यक्ति का मकान जो है जब वो मर जाता है तो उसको शमशान में ले जाया जाता है और वहाँ की मिट्टी में वो मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जब सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकार कुछ वाहन बनाती है, सरकार कुछ कारखाने लगाती हैं,
कोई भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तूफान आता है, तब सरकार ऐसे लोगों के लिए जो है विस्थापन करती है। लेकिन ये विस्थापन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी खुद की जमीन हो। लेकिन उस जमीन पर जिनकी जमीन नहीं होती है, जिनकी इस भूमि से रोजी रोटी होती है, जिसकी इस भूमि से रोजी रोटी होती है, वे लोग कहाँ जाए? ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि उन लोगों के लिए पहले सारी व्यवस्थाएं करे, फिर किसी भी योजना को अमली जामा पहनाए। इस तरह से ये कहानी जो है विस्थापन, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है नंबर 1, विस्थापन की समस्या को हमारे सामने रखा गया है। नंबर 2, गरीब व मजदूर की आंतरिक संवेदना को। नंबर 3, इस माटी वाली अध्याय से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सरकार को उनके लिए पहले पुनर्वास व रोजगार की व्यवस्था करें, तब जाकर उन मजदूरों से, उन गरीबों से व उन मजदूरों गरीबों को उचित जमीनें या फिर उनको रोजगार मिले। हमने अभी भी देखा है कि कोविड-19 से भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं। बहुत सारे लोग बॉम्बे में काम करते थे, मजदूरी करते थे, वे लोग भी आज अपने काम की ओर जा रहे हैं। अगर बॉम्बे में वे लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो अपने गांव जा रहे हैं उनको वहां जाकर भी रोजगार मिलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी आपदाएं जो हैं देश के सामने आती हैं। साथ ही परिश्रम के साथ संतोषपूर्वक से हर कार्य, यानी ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसे क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हम कोई असामाजिक तरीके से या फिर असंवैधानिक तरीके से अपनी मांग को हमें पूर्ण नहीं करना चाहिए। एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, हम कानूनी तरीके से लड़कर हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में जो विस्थापन की जो समस्या हमारे सामने रखी है, विस्थापन ही इस कहानी की मूल संवेदना। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझ लेते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? पहला प्रश्न सीधा सिंपल है। नंबर 1, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, नंबर 2, उसके कनस्तर को सभी पहचानते थे क्योंकि उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता था। नंबर 3, वो मात्र एक अकेली महिला थी जो माटी बेचने का काम करती थी। इस तरह से बिंदुवार आपको जो है आपको आंसर देना है। दूसरा प्रश्न इसमें है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थी। नंबर 1, सुबह से शाम तक व्यस्त रहती थी। नंबर 2, उसको अपने बूढ़े पति की चिंता रहती थी। तीसरा प्रश्न है, भूख मिटी कि भोजन मीठा,
तो हम कह सकते हैं भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने खाने के लिए कोई चीज़ रखी जाए तो आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि उस समय आपका पेट भरा हुआ है। जब आप भूखे हो तो जो भूखी सूखी रोटी भी आपको मिलती है तो आपको खाने की इच्छा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। जब उस मालकिन ने 2 रोटियां ला कर दी थी तब ये उस बात का उस समय जिक्र हुआ था। चौथा प्रश्न जो है हमारे सामने, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार, तो विरासत के प्रति सम्मान, विरासत के प्रति सम्मान, प्रेम, आदर। इससे पहले आपको बताना है कि जब माटी वाली हरिजन महिला मालकिन क्या मिट्टी डालने जाती है, वो मालकिन पीतल के गिलास में चाय लाती है, तब वो बात चलती है कि आपके पास इतने पुराने बर्तन हैं, तो वो कहती हैं कि पुरखों की गाढ़ी कमाई है, इसको हराम के भाव बेचने का मन नहीं करता है। और यही कारण है कि उसका पुरखों की विरासत के प्रति सम्मान और प्रेम आदर दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है इसका, पांचवा प्रश्न, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? गरीबी। कि किस प्रकार उसके पति का पेट भरना है, रोज की उसकी दैनिक दिनचर्या का यह अंग बन गई थी। और वह जब मिट्टी बेचने के बाद जब वो घर जाती है तो रास्ते में वो हिसाब लगाती है कि आज 3 रोटियां मिली हैं, 1.5 बूढ़े को दूंगी, 1.5 मैं खा लूंगी, बूढ़े को प्याज करके दे दूंगी। ये उसकी गरीबी को प्रकट करता है। अगला प्रश्न जो है, छठा प्रश्न जो है, आज माटी वाली बूढ़े को पूरी रोटियां ही नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव अपने शब्दों में लिखी। तो आपको लिखना है, पति के प्रति अपार स्नेह और कर्तव्य बोध। पति के प्रति अपार स्नेह व कर्तव्य बोध। जब उसको हमेशा अपने पति की चिंता रहती थी, क्योंकि माटी वाली हमेशा बूढ़े को सूखी रोटियां देती थी, मिर्च लगाकर रोटी देती थी। आज उसको थोड़ा पैसा भी मिला, अब वो प्याज भी लेती हैं। प्याज लेने के बाद वो बूढ़े को तल के देगी, बूढ़ा खुश हो जाएगा। ये उसके पति के प्रति अपार स्नेह और कर्तव्य बोध दिखाता है। सातवां प्रश्न है हमारे सामने, विस्थापन की समस्या पर। सातवां प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपको अनुच्छेद नहीं, आपको यहाँ निबंध लिखना है। ये आपको व्याकरण की कॉपी में करना है, नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा विस्थापन के कारण, कि विस्थापन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, विस्थापन से समस्या क्या क्या होती है, विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं, उसका निदान, और पांचवा उपचार। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद में इसलिए कटवा रहा हूं कि अनुच्छेद आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, निबंध आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसलिए प्रस्तावना, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को स्थापित करना विस्थापन कहलाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होना पड़ता है, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे गैर सरकारी योजना हो। और कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे देश के सामने आती हैं, तब भी हमें विस्थापित होना पड़ता है। अब विस्थापन के कारण बताने हैं, भूकंप जो भी है, ज्वालामुखी विस्फोट है, तूफान है, बांध का निर्माण है, बहुत सारे हैं।
विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं, रोजी रोटी का संकट आ सकता है, लोगों को अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि के प्रति प्रेम होता है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, पागलपन का शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। निदान उपचार क्या है, सरकार पहले ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करे रहने की, नंबर 1 उनके लिए, नंबर 2 रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, नंबर 3 वहाँ पर सारी अत्याधुनिक सुविधाएं करवाए जैसे पहले उस गांव में थी, तब जाकर लोगों को विस्थापित किया जाए। ये सारे इसके निदान उपचार हो सकते हैं। उपचार में निष्कर्ष होगा, समीक्षा होगी, अच्छी और बुरी बातें दोनों आ जाएगी। इस तरह से ये माटी वाली अध्याय यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपको पहले कृतिका का पहला, ये क्या नाम है, कृतिका का पहला और दूसरा पार्ट जो अपने कोर्स में है, एक तो मेरे संग की औरतें हैं और रीढ़ की हड्डी हैं, उससे संबंधित भी मैं आपको अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा। धन्यवाद।